हेलो दोस्त। आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल, जहां पे हम बीपीएससी से संबंधित सभी मुद्दों पर बातें करते हैं, उसके विषय पर बातें करते हैं, करंट अफेयर पे बातें करते हैं, बीपीएससी की तैयारी कैसे हो उस पर बातें करते हैं, बीपीएससी की सिलेबस कैसे है उस पर बातें करते हैं, बीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कैसा हो उस पर बातें करते हैं। हम लोग और सिलेबस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बीपीएससी की तैयारी में क्या रोल है, इसकी चर्चा हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट किए, जिसमें हम जनवरी फरवरी का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ बिहार स्पेशल करंट देख चुके हैं। और कल के वीडियो में हम लोग मार्च 2022 के पार्ट फर्स्ट को देखे थे, जो बीपीएससी के जो मार्च से जितने भी क्वेश्चन बनाए जाने की संभावना है उसका पहला पार्ट देखे थे। आज हम लोग मार्च के पार्ट सेकंड मार्च 2022 के पार्ट सेकंड पर बातें करेंगे, देखेंगे कि यहाँ से कितने क्वेश्चन बनने की संभावना है और अच्छा खासा क्वेश्चन बनाया जाएगा। ये जो आप करंट अफेयर होता है ये सिर्फ बीपीएससी के लिए है नहीं, इसमें आपको सीडीपीओ, अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपको बीपीएससी में 67 जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 68 के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 69th वाले भी देखेंगे तो उनको आइडिया लगेगा और पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट आगे जाके जीएससी बनता है। और फिर 70 वाले जितना भी है वो सब देख सकते हैं और आइडिया तो लग जाएगा कि करंट पूछने का सेगमेंट कहाँ से है, करंट पढ़ने का सेगमेंट कहाँ से है। तो कहने का मतलब बीपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडीपीओ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार एसएससी के लिए तो जो लोग बिहार एसएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे या बिहार एसएससी का एग्ज़ाम देंगे और वो वीडियो इस बार देखेंगे, उनको पता चलता होगा कि इस वीडियो से बाहर लगभग क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और यही स्थिति बिहार एसआई बिहार दरोगा के संदर्भ में भी है। यहाँ से 90 से 95% क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। 100% का दावा कोई नहीं कर सकता है, तो लगभग कम से कम 90% क्वेश्चन आपका इस वीडियो लेक्चर से आपका होएगा ही। बिहार के किसी भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर का जो सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखिए, फॉलो कीजिए क्लियर बीपीएससी चैनल को। यूट्यूब चैनल पे आप शेयर कीजिए, आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचेगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पे हम डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर, संडे को छोड़ करके, संडे को अपडेट नहीं किया जाता है, संडे को छोड़ करके बाकी दिन न्यूज़पेपर का स्पेशल कटिंग जो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको कट करके भेजा जाता है। आप सिर्फ वही टॉपिक पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में भेजा जाता है। और कुछ ही दिन में डेली बेसिस पे करंट अफेयर स्टार्ट होने वाला है। करंट अफेयर का आपको नोट्स या फोटो या पीडीएफ या लेक्चर के माध्यम से टेलीग्राम पे अपडेट किया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल की ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप लोग टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा CLEAR clear_BPSC, उसमें ऐसा लोगो बना हुआ आएगा और वही है चैनल। तो इस चैनल से आप यूट्यूब पे भी शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, फेसबुक पे यही लोगो है, क्लियर बीपीएससी के नाम से पेज है, उस पर भी अपडेट किया जाता है डेली बेसिस पे वीडियो वगैरह, और जो भी नोट्स वगैरह होगा वो उस पर भी अपडेट किया जाएगा। और यही स्थिति है इंस्टाग्राम का भी। तो आप लोग यहाँ से शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और क्लियर बीपीएससी के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो और लाइक करें। तो आप लोग ये करते रहिए। बात जितने ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचेगी उतना ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा और उससे के साथ हम आपके लिए नया नया प्रोग्राम लेके आने वाले हैं और वैसे भी लाएंगे, लेकिन आपसे सहयोग की उम्मीद है क्योंकि आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। मार्च 2022 के नेक्स्ट न्यूज़ में क्या क्या है। तो कल 30 न्यूज़ तक देख लिए थे, आज 31 न्यूज़ में देखेंगे। जम्मू कश्मीर वर्ष 2021 में 15.4 मीट्रिक टन केसर का उत्पादन करके पिछले 25 साल का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो जम्मू कश्मीर में इस वर्ष केसर का उत्पादन बहुत बड़े मात्रा में किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में पूछा गया है, एक बार बीपीएससी में फिर से पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा परिषद में राज्य के सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है कि अब सभी मदरसों में, उत्तर प्रदेश के सभी यूपी के सभी मदरसों में
राष्ट्रगान गाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 11 मई 2021 से होने वाली है। जब से जो नया सत्र शुरू होगा उससे यह राष्ट्रगान गाना अनिवार्य हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि कहाँ पे किस राज्य के मदरसा में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य किया गया है, तो यूपी के मदरसे में गाना अनिवार्य किया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे FMGC फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन। अब इसका मतलब क्या है कि विदेश में जो अपना लोग देखे थे कि जो विदेश में जो यूक्रेन का जो रशिया के साथ युद्ध हो रहा है, तो यूक्रेन में बहुत सारे MBBS के छात्र फंसे हुए थे। तो विदेश में जो MBBS की डिग्री लेने गए हैं, MBBS पढ़ने गए हैं, वहाँ से जो भारतीय पढ़ के भारत आते हैं, तो भारत में चिकित्सक या डॉक्टर बनने के लिए उनको एक परीक्षा पास करना होगा। तो परीक्षा पास करने के बाद ही वो अपना डॉक्टर बन सकते हैं, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा संचालित, कौन संचालन करेगा उस परीक्षा का? नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा संचालित। या परीक्षा पास करने पर ही भारत में डॉक्टर के रूप में पंजीकरण की पात्रता प्राप्त होगी। आप पंजीकरण करवा सकते हैं इस परीक्षा पास करने के बाद। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा इस परीक्षा का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाता है। आप कभी भी बैठ करके परीक्षा पास कीजिए, उसके बाद आप पंजीकरण करवाइए, उसके बाद आप भारत में चिकित्सक भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। वैसे भारत में झोला छाप डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, सभी डॉक्टर। नेक्स्ट देखते हैं CUET, कहने का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सत्र 2022-23 में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कक्षा में प्रवेश के लिए कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट द्वारा होगा। कहने का मतलब है आप भारत के किसी भी सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, किस में? अंडर ग्रेजुएट मतलब अंडर PG या PG में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। उसका नाम है कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें पास कर जाते हैं तो आपको कोई भी केंद्रीय विद्यालय में नंबर के हिसाब से, कटअप के हिसाब से आपको उसमें नॉमिनेशन किया जाएगा, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा किया जाएगा। जुलाई के 2022 के पहले सप्ताह में कराया जाएगा ये एग्जाम। तो याद रखेंगे किसी भी सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय में आपको PG में या ग्रेजुएशन में आपको एडमिशन लेना है, तो कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट देना पड़ेगा। और इस टेस्ट का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगा और प्रत्येक वर्ष जुलाई 2022 में करेगा। इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है पोलैंड की 22 वर्षीय सुंदरी कैरोलिना विलावस्का ने वर्ष 2021 की विश्व सुंदरी चुनी गई है। तो कहाँ की है? पोलैंड की है। क्या नाम है? ये है 2021 की विश्व सुंदरी चुनी गई है। 1 लाइन का न्यूज था, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट देखेंगे कि गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समान, नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, लेकिन एक पुरस्कार है जिसको नोबेल पुरस्कार के समान माना जाता है, गणित के क्षेत्र का है। नाम क्या है उसका? एबल पुरस्कार 2022। गणित के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के समान माने जाने वाले एबल पुरस्कार की घोषणा नॉर्वे के एकेडमिक ऑफ साइंस एंड लिटरेचर द्वारा 23 मार्च 2022 को किया गया है। ये याद रखेंगे। 2022 में यह पुरस्कार अमेरिका के गणितज्ञ डेनिस पर्नेल सुलिवान को दिया जाएगा। 24 मई 2022 को दिया जाएगा। तो याद रखेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार का नाम क्या है, तो एबल पुरस्कार है। कौन घोषणा करता है? तो नॉर्वे के एकेडमिक ऑफ साइंस एंड लिटरेचर द्वारा। किसको मिला है 2022 का? तो अमेरिका का गणितज्ञ है डेनिस पर्नेल सुलिवान को। और इस पुरस्कार के तहत 75 लाख नॉर्वेजियन क्रोनर दिया जाता है। नॉर्वे की मुद्रा है क्रोनर, तो 75 लाख नॉर्वेजियन क्रोनर दिया जाता है। तो इसको अपना लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख नियुक्तियां क्या क्या हुई थी। नियुक्तियां तो बहुत सारा हुई थी, जो हम लोग लास्ट में देखेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, देवाशीष पांडा नाम के व्यक्ति हैं, वो IRDA भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का चेयरमैन बनाए गए हैं। तो ये याद रखेंगे। उसके बाद है अजय भूषण पांडे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरमैन बनाए गए हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे
नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम है जेंस स्टोल्टनबर्ग, जो 1 अक्टूबर 2014 से नाटो के महासचिव हैं। नाटो आपको पता है क्योंकि अमेरिका का एक सैनिक गठबंधन है, अमेरिका के नेतृत्व में, वही है नाटो के महासचिव। कब से हैं? 1 अक्टूबर 2014 से। उनके कार्यकाल में फिर से 1 वर्ष की वृद्धि की गई है और यह सितंबर 2023 तक पद पे बने रहेंगे। तो याद रखेंगे इस 3 को। बाकी हम लोग बोले हुए पुरस्कार, नियुक्तियां, निधन दिवस, खेल खिलाड़ी, इसका लेक्चर लेके आएंगे एग्जाम से पहले, तो इसका इंतजार कीजिए। नेक्स्ट है के बिरला फाउंडेशन द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में 31वां GD बिरला पुरस्कार स्कूल ऑफ मेरिटियल साइंस के प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इस पुरस्कार में 50 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिक को ही दिया जाता है एवं इसके तहत 5 लाख की राशि दी जाती है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे, पूछ सकता है, पूछने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि महिला सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट सेवा देने वाली 29 महिला को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नारी शक्ति पुरस्कार 2020 और 21 क्या है? महिला सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट सेवा देने के लिए 29 महिला को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नारी शक्ति पुरस्कार 2020 का भी घोषणा किया गया, 21 का भी घोषणा किया गया। इसको देगा कौन? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। अब देखते हैं 14 पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया। ये इस 29 में से 14 पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया, 14 पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया है एवं दोनों वर्ष को मिला करके कुल 29 महिला को यह 28 पुरस्कार दिया गया है। 29 महिला है जिसको यह 28 पुरस्कार 2020 के लिए 14, 2021 के लिए भी 14, कुल 29 महिला को दिया गया है। किसी एक क्षेत्र में 2 महिला को एक साथ दिया गया हो। इस पुरस्कार के तहत एक प्रशस्ति पत्र, ठीक है, और 2 लाख की राशि प्रदान की जाती है। तो ये भी याद रखेंगे क्या क्या मिलता है। इस पुरस्कार को 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिया गया। अब कहने का मतलब है 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। ये भी एक न्यूज हुआ, ये भी एक पॉइंट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व प्रबंधक निदेशक एवं CEO का नाम था चित्रा राम कृष्णन पर गोपनीय सूचना लीक करने के आरोप एवं घोटाला के सिलसिले में CBI ने 6 मार्च 2022 को गिरफ्तार किया। पूछ सकता है कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के किस प्रबंध निदेशक को घोटाला या सूचना लीक करने के आरोप में जेल में CBI द्वारा गिरफ्तार किया। तो चित्रा राम कृष्णन द्वारा। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन न्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 8 मार्च 2022 को, अभी 8 मार्च क्या था हम लोग देखे थे, 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, तो ये हम लोग देखे थे। नेक्स्ट है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 8 मार्च 2022 को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2018, इसका पूर्व का नाम है श्रमवीर पुरस्कार, दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2018 और तीसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खान 2017 से 20, 3 साल का एक ही बार दिया गया, ये देने की घोषणा किया गया है। पहला है विश्वकर्मा पुरस्कार, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार, इसका पुराना नाम था श्रमवीर पुरस्कार, दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार, तीसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खान के लिए 3 साल के लिए। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। 2018 के लिए 28 विश्वकर्मा पुरस्कार 96 कामगार को दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। विश्वकर्मा पुरस्कार ऐसे कामगार को दिए जाते हैं जिनके सुझाव के कार्यान्वयन से औद्योगिक संस्थान के काम एवं गुणवत्ता एवं उत्पादक में सुधार किया जाएगा। श्रमिक के सुझाव, ऐसा सुझाव दिया जिसके क्रियान्वयन से औद्योगिक की संस्थान की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार किया जा सके, ऐसे श्रमिक को विश्वकर्मा पुरस्कार, पूर्व का नाम श्रमवीर पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दुर्घटना रोकथाम कार्यक्रम के तहत औद्योगिक प्रतिष्ठान में निर्माणाधीन स्थान व बंदरगाह पर उल्लेखनीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। 2018 के लिए कुल 141 कामगार को यह पुरस्कार दिया गया। कहने का मतलब है श्रमिक के द्वारा जो इंडस्ट्री होता है, कोई भी जो जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे सुरक्षा के बचाव के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और तीसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खान, खदान में सुरक्षा मानकों के सुधार के लिए तथा खदान संचालक के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए
यह दिया जाता है। इसके तहत विजेता को और उपविजेता को एक शील्ड और प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये सब न्यूज के लिए है, पूछेगा नहीं बीपीएससी इतना डीप, लेकिन याद रखेगा। कॉन्सेप्ट के साथ अगर कोई भी चीज पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए कि आप सिर्फ फैक्ट पढ़िएगा तो उससे आपके पीटी तो नहीं निकलने वाला है, बहुत मुश्किल होगा, निकलेगा भी तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं तो आपके साथ कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, और फैक्ट जो पढ़ लेंगे तो पीटी के लिए फैक्ट भी है, कॉन्सेप्ट भी है, तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसलिए कॉन्सेप्ट, न्यूज का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे है, ये बनाना इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वास्तुकला आर्किटेक्चर के क्षेत्र में प्रतिष्ठित प्रित्जर पुरस्कार 2022 बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। प्रित्जर पुरस्कार बुर्किना फासो के आर्किटेक्ट व शिक्षक व सामाजिक कार्यकर्ता फ्रांसिस कीरे को देने की घोषणा 2022 में किया गया है। प्रित्जर पुरस्कार 2022 किसको दिया जाएगा, फ्रांसिस कीरे, और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वास्तुकला आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। देखेंगे निर्माण उद्योग में नोबेल पुरस्कार के समान माने जाने वाले ये पुरस्कार से सम्मानित होने वाला फ्रांसीसी कीरे प्रथम अफ्रीकी व्यक्ति हैं। तो ये याद रखने वाला चीज है कि फ्रांसिस कीरे जो है प्रथम अफ्रीकी व्यक्ति हैं जो प्रित्जर पुरस्कार को उनसे सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के तहत $1 लाख की राशि दी जाती है, और वर्ष 2018 में यह पुरस्कार भारत के वास्तुकार बालाकृष्ण दोषी को दिया गया था, जो पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय वास्तुकार हैं, एकमात्र भारतीय आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नाम था श्री अमन लेखी, 22 मार्च 2022 में अपना त्याग पत्र दे दिया। इनके त्याग पत्र से भी बहुत सारा मामला बना था, तो ये न्यूज़ है, ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। हालांकि इतना याद रखेंगे कि चर्चा में थे श्री अमन लेखी ने किस पद से त्याग पत्र दिया है, तो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से त्याग पत्र दिया है। आप लोग पॉलिटी में पढ़ते होंगे सॉलिसिटर जनरल का कार्य क्या होता है, नहीं तो पढ़ा, इस पे भी इंफॉर्मेशन जब स्पेशल लेके आएंगे तो बताएंगे कि क्या होता है कार्य। अमेरिका के एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स एंड साइंसेज के सिनेमा जगत के वर्ष 2022 का 94वां ऑस्कर पुरस्कार का वितरण लॉस एंजल्स के अमेरिका के डॉल्बी थिएटर में 27 मार्च 2022 को दिया गया था। तो 94th जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोड़ा को दिया गया, जिसका निर्देशन सियान हेडन किया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ थे, फिल्म का नाम था किन रिचर्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टेन थे, फिल्म का नाम था द आइस ऑफ टिमेफाई। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन जैन कैंपियन को दिया गया, फिल्म द पावर ऑफ द डॉग। तो इतना आदमी को ऑस्कर था, जो पूछ सकता है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि ऑस्कर पुरस्कार बहुत ही क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत चीज के लिए दिया जाता है, उतना याद रखना संभव नहीं है, इतना चीज याद रखें। 94th था, ये याद रखेंगे। किसके द्वारा दिया जाता है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, अभिनेता, अभिनेत्री, निर्देशन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इसके लिए भारत द्वारा प्रस्ताव लाया गया था एवं 70 देशों द्वारा समर्थित था। भारत का प्रस्ताव को 70 देश ने समर्थित किया था। यूएन महासभा में मार्च 2021 में ही यह प्रस्ताव को पारित किया गया कि 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाएगा। तो भारत द्वारा मार्च 2021 में प्रस्ताव लाया गया था कि 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाए। इस प्रस्ताव को कितने दोनों देशों ने समर्थन दिया, तो 70 देशों ने समर्थन दिया। अब मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने से क्या होगा कि मोटे अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, मोटे अनाज को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा, मोटे अनाज के लिए सरकार ज़्यादा ध्यान देंगी। तो ये काम होता है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने। देखते हैं कि नेक्स्ट प्रमुख निधन कौन कौन से हुआ। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के महान गेंदबाज क्रिकेटर थे, जिनका 52 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गया। और उसी के साथ थे रोडनी मार्श, ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्व क्रिकेटर थे, शेन मार्श, रोडनी मार्श, शेन वॉर्न और रोडनी मार्श। उसके बाद देखेंगे SF रॉडरिंग्स, भारतीय थल सेना के पूर्व प्रमुख जनरल सुनीत
फ्रांसिंग रोड रिंग्स का 2000 भारतीय थल सेना के पूर्व प्रमुख जनरल सुनीत फ्रांसिस रोड रिंग्स, ये स्पेस नहीं होगा, रोड रिंग्स कंटिन्यू होगा। सुनीत फ्रांसिस रोड रिंग्स का 88 वर्ष में, ये SF है ना, तो इसका सुनीत और फ्रांसिस और ये रोड रिंग्स का 88 वर्ष में निधन हो गया था, तो याद रखेंगे। प्रमुख पुस्तक है द कमिश्नर ऑफ द लास्ट कोजेज, इसको लिखा है अरुण शौरी ने, तो ये देखेंगे। और फ्रेंच बेड पुस्तक को लिखा है कौन, एनी टाइलर ने, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख सप्ताह और दिवस और वर्ष क्या था मार्च के महीने में, तो सबसे पहला है 3 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंपॉर्टेंट है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे क्योंकि गौरैया जो है बिहार का राजकीय पक्षी है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस। 22 मार्च को बिहार दिवस, आप लोग जानते होंगे, बिहार की तैयारी करने वाले सभी जानते होंगे। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान दिया गया था, उनको फांसी से लटकाया गया था 23 मार्च को, इसलिए याद रखेंगे 23 मार्च 1931 या 32, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट देखेंगे 23 मार्च को पाकिस्तान के राष्ट्रीय कब लटकाया गया होगा, जो आप लोग बोलेंगे तो 23 मार्च 1931 को लटकाया गया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग इसको करेक्शन कर लेंगे अगर मेरा गलती होगा तो आप लोग देखिए इसको कि क्या है, क्योंकि जो इनको जो लटकाया गया था तो उस टाइम में जो है जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन चल रहा था, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, और गांधी इरविन समझौता में इसको क्या बोलते हैं, गांधी जी इस तीनों को बचाने का कोई प्रयास नहीं किए या बचा नहीं पाए, प्रयास किए होंगे लेकिन बचा नहीं पाए, इसलिए उनके युवा जो क्रांतिकारी थे नाराज थे, तो 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी पे लटकाया गया था, किनको, भगत सिंह, सुखदेव को और राजगुरु को, याद रखेंगे। 23 मार्च को पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, आप लोग याद पढ़ते होंगे 23 मार्च को क्या घोषित किया गया था, तो पाकिस्तान का संविधान 23 मार्च 1956 को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान कब किया गया था, आप लोग जानते होंगे 1949 में किया गया है। और 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और वहां का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि हरियाणा का प्रसिद्ध 35वां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला राज्य के फरीदाबाद जिले में 29 मार्च से 4 अप्रैल 2022 को आयोजित किया। इस वर्ष का थीम स्टेट कौन सा था, जम्मू कश्मीर था थीम स्टेट, यहाँ पे फोकस किया गया। जबकि साझेदार देश के रूप में दर्जा किसको दिया जाता, उज्बेकिस्तान को साझेदारी देश के रूप में दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे ताज महोत्सव 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के आगरा में 20 से 29 मार्च के बीच किया गया। 1 लाइन का न्यूज है, याद रखेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा 10 दिवसीय लाल किला महोत्सव, उसका नाम क्या था, भारत भाग्य विधाता लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का आयोजन दिल्ली के लाल किले में 25 मार्च से 3 अप्रैल 2022 को संपन्न किया। तो याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा लाल किला महोत्सव किस नाम से मनाया गया, तो भारत भाग्य विधाता के नाम से। कहाँ पे मनाया गया, तो दिल्ली में मनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे केरल भारत का प्रथम राज्य है जो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग, मतलब जो फार्मिंग मतलब खेती करने में जीरो कार्बन का उत्सर्जन करता हो, या कुछ करता भी होगा तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कोई उपाय किया होगा। जो जैसे मान लीजिए कि कुछ कार्बन उत्सर्जन कर रहा है तो उसके लिए उतना करने के लिए पेड़ पौधे लगा दिया है, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए जो है जीरो कार्बन फार्मिंग का होता है। करने के लिए 2022-23 के बजट में 6 करोड़ धन का आवंटन किया है। तो इस 6 करोड़ के द्वारा केरल राज्य में कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग का बढ़ावा दिया जाएगा।
कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग के लिए बजट से धन आवंटन जो किया गया है, वो धन आवंटन करने के मामले में केरल प्रथम राज्य है जो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग के लिए बजट से धन का आवंटन किया है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रमुख सैन्य अभ्यास किसके किसके देश में है। भारत जापान के बीच सैन्य अभ्यास जो है धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? कर्नाटक में। कब किया गया? 27 से फरवरी से 10 मार्च के बीच। नेक्स्ट देखेंगे, भारत और श्रीलंका के बीच 9वां संयुक्त नौसैनिक अभ्यास क्या है? स्लाइनेक्स 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? विशाखापट्टनम में 7 से 10 मार्च 2022 के बीच। भारत उज्बेकिस्तान के बीच थल सेना का संयुक्त अभ्यास दस्तलिक 3 किसके बीच है? भारत उज्बेकिस्तान का आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया था 22 से 31 मार्च 2022 को। तो याद रखेंगे, भारत जापान के बीच धर्म गार्जियन, भारत श्रीलंका के बीच सलाइनेक्स, भारत उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक, और भारत सेशेल्स के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका 9वां संस्करण है लामिती होगा, एक काट दीजिए, लामिती 2022 का आयोजन सेशेल्स में 22 से 21 मार्च के बीच हुआ। उसके बाद भारत फ्रांस के बीच नौसैनिक संयुक्त अभ्यास वरुण 2022 के 20वें संस्करण का आयोजन अरब सागर में हुआ जो 30 मार्च से 3 अप्रैल के बीच हुआ है। तो इतना सैन्य अभ्यास याद रखेंगे। एक दो और है उसको भी देखते हैं। भारतीय वायुसेना 3 वर्ष पर होने वाला युद्ध अभ्यास वायु शक्ति जो पोखरण राजस्थान में होना था उसे यूक्रेन युद्ध की स्थिति के कारण स्थगित कर दिया गया है। किसका था? भारतीय वायुसेना का था, 3 वर्ष पे होता है। नाम क्या है? वायु शक्ति। कहाँ पे होता है? पोखरण राजस्थान में। उसको स्थगित कर दिया है रूस यूक्रेन युद्ध के कारण। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022। डिफेंस एक्सपो रक्षा की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है डिफेंस एक्सपो 2022 का के बारे में संस्कृत का आयोजन गांधीनगर गुजरात में 10 से 14 मार्च 2022 को होना था, लेकिन इसको भी स्थगित कर दिया गया है, नहीं किया गया है इस बार। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने वर्ष 2022 का अपना दूसरा खिताब इतना को जीता। स्विट्जरलैंड में आयोजित, इसको काट देंगे, स्विट्जरलैंड में आयोजित स्विस ओपन टूर्नामेंट में यह खिताब जीती हैं। 2022 का प्रथम खिताब था लखनऊ के सैयद मोदी इंटरनेशनल कप जीती थी। कौन? पीवी सिंधु, भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि 13वां शीतकालीन पैरालंपिक खेल कहाँ पे हुआ? चीन के शहर बीजिंग में हुआ। कब से हुआ? 4 से 13 मार्च 2022 के बीच। इसमें भारत का कोई भी खिलाड़ी खेल में भागीदार नहीं लिया था। रूस और बेलारूस को यूक्रेन के साथ युद्ध होने पर इसमें भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया था, ये भी याद रखेंगे। खेल का शुभंकर था स्वयं रॉन, याद रखेंगे, ये पूछ सकता है। सबसे ज्यादा पदक चीन ने कुल 61 पदक जीता, जिसमें से 18 स्वर्ण पदक है, 61 में 18 स्वर्ण पदक है। नेक्स्ट देखेंगे, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ने वर्ष 2022 की पहली विश्व कप निशानेबाजी आयोजन काहिरा में 26 फरवरी से 8 मार्च 2022 को किया गया, जिसमें भारत ने 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीत करके कुल 7 पदक जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में बस पहली विश्व कप निशानेबाजी का आयोजन, याद रखेंगे, ये प्रथम है, विश्व का है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, 1 अक्टूबर 2021 से दुबई में चल रही विशाल प्रदर्शनी वर्ल्ड एक्सपो, वर्ल्ड का जो प्रदर्शनी होता है वर्ल्ड एक्सपो कहाँ पे हुआ है? दुबई में। 1 अक्टूबर 2021 से चल रही थी, का औपचारिक समापन 31 मार्च 2022 को हो गया। 1 अक्टूबर 2021 से चला तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीना कुल ये चला है। क्या? वर्ल्ड एक्सपो कहाँ पे? दुबई में। इसका थीम क्या था? कनेक्टिंग माइंड क्रिएटिंग द फ्यूचर, ये इस वर्ल्ड एक्सपो का थीम था। इसका सब थीम था अपॉर्चुनिटी, मोबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये भी याद रखेंगे। आगामी विश्व एक्सपो का आयोजन जापान के ओसाका शहर में 3 मई 2025 से 23 नवंबर 2025 के बीच किया जाएगा, इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे, रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण यूक्रेन में
फंसे भारतीय मेडिकल के छात्र, भारतीय मेडिकल पढ़ने जाते हैं यूक्रेन में, तो युद्ध के कारण वहां पे फंस गए थे। तो भारतीय छात्र को सकुशल भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। तो याद रखेंगे क्या चलाया था, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है, तो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र को निकालने से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर आर्क रेलवे पुल, आर्क रेलवे पुल जो बक्कल को कोड़ी से जोड़ेगा, यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनेगा, जो नदी जल सतह से 369 मीटर ऊंचा है। तो इसको याद रखेंगे कहाँ पे है, सबसे लंबा, जो सबसे ऊंचा रेलवे आर्क रेलवे पुल कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 125 वर्ष के योग गुरु स्वामी शिवानंद को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। तो याद रखेंगे योग गुरु हैं, 125 वर्ष के हैं स्वामी शिवानंद। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का विकलांग धावक खिलाड़ी प्रणव प्रशांत देसाई ने 200 मीटर प्रतियोगिता में दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स इसमें भाग लिया था, जहां भारत का प्रथम स्वर्ण पदक जीता था। कौन जीता था, प्रणव प्रशांत देसाई। किसमें, धावक में, कहां पे, दुबई में, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स में। भारत के सोमेश्वर राव समुद्री ने लंबी कूद और मोहित ने जेवेलियन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखेंगे कौन कहां पे जीता है। नेक्स्ट है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को मालदीव में स्पोर्ट आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसको आप रट लेंगे, ये जो मालदीव सुरेश रैना वाला अवार्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे। तो हम लोग दूसरे पार्ट में, मार्च के दूसरे पार्ट में यहाँ पर हम अपना वीडियो को विराम देते हैं। ये हम लोग मार्च के जो कल स्टार्ट किए थे मार्च 2022 का, उसमें हम देखे थे पार्ट 1 और आज हम देखे हैं पार्ट 2 और कल हम लेके आएंगे पार्ट 3, जिसमें हम मार्च को पूरा कवर कर देंगे। तो आप लोग इसको फॉलो करती रहिए। उसके बाद हम लोग बिहार स्पेशल का मार्च 2022 लेके आएंगे, जिसमें हम बिहार स्पेशल से संबंधित चर्चा करेंगे। उसमें देखेंगे कि बिहार स्पेशल से क्या क्या करंट बीपीएससी के लिए बनने की संभावना है और पूछा जा सकता है। तो आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल को, यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। और आपके लिए क्या फ़ायदा होगा, हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा, इसको हम समझा चुके हैं। फिर भी एक बार आप जब शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक रीच होगा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो हम आपके लिए नया नया प्रोग्राम लेके आएंगे। तो आपके लिए ये फ़ायदा है और मेरा फ़ायदा ये है कि मेरा वीडियो जो हम इतना मेहनत करके बनाते हैं वो बहुत लोगों तक पहुंच रहा है। तो इसलिए आप यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ किसी भी तरह की क्यूरी है तो आप टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए, जिसको प्रॉब्लम हो कुछ तो इस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।